तो बच्चों देखिए, हमने अभी बल और दाब के बारे में जान लिया था, यहाँ तक कि बल के लक्षणों के बारे में भी जान लिया था। चलिए आइए अब हम शुरू करते हैं संपर्क बल यानी कि बल के प्रकार के बारे में जानने के लिए। तो बच्चों, बल जो है वो दो प्रकार के होते हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। अब हमें क्या जानना है? हमें संपर्क बल के बारे में जानना है, यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में जानना है। तो चलिए बच्चे, आइए शुरू करते हैं। संपर्क बल। तो बच्चों, संपर्क बल क्या होते हैं? इस प्रकार का बल बच्चों जो किसी दो वस्तुओं के संपर्क में आने के कारण लगे, उसे हम संपर्क बल कहते हैं। और बच्चों, ये दोनों ही बल दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स, दूसरा होता है बच्चों घर्षण यानी कि फ्रिक्शन फोर्स। तो चलिए आइए जानते हैं दोनों ही बल के बारे में। तो पहले बच्चों आइए जानते हैं पेशीय बल के बारे में। पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स। तो बच्चों देखिए, नाम से ही हमें पता चल रहा है, ऐसा बल जो हमारी मांसपेशियों द्वारा लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पेशीय बल कहते हैं। और बच्चों यहाँ पे क्या होता है, हमें अपने दिनचर्या के जितने भी काम है सब करने के लिए अपने इस मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल की आवश्यकता पड़ती है। और ये कभी लग पाता है जब कोई दो वस्तु आपस में संपर्क में हो। जैसे कि बच्चों मान लीजिए ये पेन मेरे हाथ पे रखा है, ठीक है। अब मुझे ये पेन यहाँ से उठाना है अपने हाथ पे से। अब अगर मैं अपने दूसरे हाथ का उपयोग ही नहीं करूंगी तो ये पेन क्या खुद से उठ जाएगा? बिल्कुल नहीं उठेगा बच्चों। तो इस पेन को उठाने के लिए क्या कर रही हूँ मैं? अपने हाथ का उपयोग कर रही हूँ। और हाथ क्या है? मांसपेशियां है अंदर। तो मतलब बच्चों, हमारी दिनचर्या का छोटे से बड़ा हर काम करने के लिए हम किस बल का उपयोग करते हैं? पेशीय बल का उपयोग करते हैं। और ये कभी होता है जब दो वस्तुएं यानी कि मांसपेशी और वस्तु आपस में संपर्क में आते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार के बल को हम पेशीय बल कहते हैं। हमारी मांसपेशियों के क्रिया स्वरूप लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल ही हमें अपनी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। तो ऐसे बल बच्चों जो मांसपेशियों के द्वारा लगे उन्हें हम पेशीय बल कहते हैं। तो बच्चों आइए जानते हैं इसके उदाहरण के बारे में। पशुओं का पेशीय बल हम अनेक कठिन कार्यों को करने में लगाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बैलगाड़ियों से सामान ढुआना यानी कि गधों का इस्तेमाल करना उन चीजों के लिए, है ना, ऐसे बोरे के बोरे उठवाना। तो हम उनके मांसपेशियों का इस बल का क्या करते हैं? हम उनका उपयोग करते हैं सामान को इधर से उधर ले जाने के लिए। क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। इसलिए ही बच्चों हम इसे क्या कहते हैं? हम इसे संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो बच्चों ये क्या है? ये है हमारा पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स। चलिए बच्चों आइए जानते हैं घर्षण बल यानी कि फ्रिक्शन फोर्स के बारे में। अब बच्चों इसे समझने के लिए हमें थोड़ा सा एक गंभीर अवस्था में बैठना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। कैसे? बच्चों जो घर्षण बल है वो भी दो वस्तुओं के संपर्क में आने में ही लगता है, लेकिन वो जो संपर्क है वो किसी भी दो वस्तुओं के बीच का जो एक, आप ये कह लीजिए, दोनों बीच के जो वस्तु हैं उनके 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 जो आपकी सतह है उनके उनके कारण लगता है, ठीक है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये बक्सा है, आप इस बक्से को इधर की तरफ चलाना चाह रहे हैं धक्का देके, ठीक है। ये घर्षण है। घर्षण क्या है बच्चों? ये कभी भी दो वस्तुओं की सतह के बीच में लगता है बल, ठीक है। अब बच्चों घर्षण बल में आखिरकार होता क्या है? अगर बक्सा हम आगे की तरफ चलाना चाह रहे हैं तो जो घर्षण बल है वो उस बक्से की विपरीत दिशा में लगेगा। लेकिन ये कब लग सकता है? जब उन दोनों वस्तुओं के जो सतह है वो आपस में संपर्क में हो। इसलिए ही हम घर्षण बल को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। और फ्रिक्शन फोर्स बच्चों हमेशा ही विपरीत दिशा में ही लगता है। और ऐसा क्यों होता है बच्चों? जैसे मान लीजिए अगर आप तो बॉल फेंके जमीन पे तो क्या होगा? बॉल लुढ़कती लुढ़कती आएगी, लेकिन वो एक टाइम पे जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि बच्चों वहां पे क्या होगा, जो बॉल की सतह है और जो हमारे फर्श की सतह है वो आपस में क्या होंगी?
संपर्क में होंगी और जो फर्श की सतह है वो बॉल की सतह पे क्या लगा रही होगी, विपरीत दिशा में एक बल लगा रही होगी, यानी कि घर्षण लगा रही होगी। अगर वो घर्षण ना लगे तो क्या होगा बच्चों, वो वस्तु जो बॉल है वो बस चलती ही चली जाएगी, चलती ही चली जाएगी, उसे कोई रोक ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसलिए बच्चों उस बॉल को रोकने के लिए घर्षण बल की आवश्यकता होती है, लेकिन ये तभी आप कह सकते हैं, लग सकता है जब दो सतह आपस में संपर्क में हो। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा से क्या होती है, विपरीत होती है, क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच में संपर्क आने पर ही लगता है। इसलिए ही बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, संपर्क बल यानी कि कॉन्टैक्ट फोर्सेस कहते हैं। तो हमने बच्चों यहाँ पे दो टाइप के बल पढ़े अभी, एक तो हमने पढ़ा पेशीय बल और दूसरा हमने पढ़ा घर्षण बल, और दोनों ही किसके प्रकार है, संपर्क बल के प्रकार है। तो बच्चों मजा आया समझने में, बहुत बढ़िया। चलिए आइए इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम जानेंगे असंपर्क बल यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में हमने जान लिया, अब आइए जानते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस यानी कि इस प्रकार के बल जो वस्तु के बिना संपर्क में आए हुए लगे, उन्हें हम क्या कह देते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस कह देते हैं। तो चलिए बच्चों आइए जानते हैं इसके कितने प्रकार होते हैं। तो बच्चों ये 3 प्रकार के होते हैं, चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स, स्थिरवृत्तीय बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। तो चलिए बच्चों आइए इन्हें अब हम अच्छे से समझते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम किसके बारे में जानना चाहेंगे, हम जानना चाहेंगे चुंबकीय बल के बारे में। तो चुंबकीय बल को देखने के लिए हम यहाँ पे अपनी एक क्रियाकलाप करेंगे, और वो क्रियाकलाप क्या होगी बच्चों, यहाँ पे हम दो चुंबकों के बीच की में क्या देखना चाहेंगे, आकर्षण और प्रतिकर्षण यानी कि अट्रैक्शन और रिपल्शन का निरीक्षण करेंगे, जिससे कि हमें पता चले कि चुंबकीय बल किस प्रकार से लगता है। तो यहाँ पे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम प्रयोग में लेंगे जड़ चुंबक यानी कि बार मैग्नेट्स, इनका एक युग्म लेंगे यानी कि एक पेयर लेंगे। चुंबक को आप क्या कर दीजिए, 3 गोल पेंसिलों या फिर लकड़ी के बेलनों यानी कि रोलर पर रखिए। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, आपने एक चुंबक को पेंसिल के ऊपर रख दिया। अब दूसरे चुंबक के एक सिरे को बेलनों पर रखें, ठीक है, चुंबक के सिरे के पास लाइए। ये वाली जो चुंबक है ये तो हमारी पेंसिल के सिरे पे रखी हुई है बच्चों, है ना। तो चलिए बच्चों, हाँ तो मैं क्या बता रही हूँ कि यहाँ पे आपने एक चुंबक रख रखी है पेंसिलों के ऊपर। अब आपने क्या करा, अब आप देखिए ये दोनों एक समान से नहीं लग रहे आपको, कुछ दोनों एक समान लग रहे हैं। तो आपने इस चुंबक के एक सिरे को इसके पास लेकर आए जो एक समान है, तो यहाँ पे आपको कुछ देखने को मिला। अब आपने दोबारा क्या सोचा कि चलो पहले तो हमने जो दोनों एक समान थे, हम उन दोनों सिरे को एक पास लेकर आए थे। अब हम दोबारा क्या करेंगे, हमें इन्हें स्पर्श नहीं कराना है, ठीक है, हमें यहाँ इन्हें स्पर्श नहीं कराना है। अब आपने क्या करा, 2 विपरीत सिरों को एक दूसरे के पास लेकर आए, तब आपको कुछ देखने को मिला। लेकिन बस हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इन दोनों चुंबकों को आपस में स्पर्श नहीं कराना है। तो यहाँ से आपको क्या अवलोकन देखने को मिलेगा बच्चों, हमें यहाँ से ये देखने को मिलेगा, जब बच्चों हमारी जो मैग्नेट है उसके 2 ध्रुव होते हैं, 2 पोल्स होते हैं। एक होता है बच्चों नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो जब आपके ध्रुव समान थे यानी कि सेम पोल थे, यानी कि अगर मैं आपको वापस से दिखाऊं, यहाँ पे जो ये हैं, ये जो पोल्स हैं वो सेम है यानी कि समान है, समान पोल्स, ओके। और ये क्या है बच्चों, ये हमारे अलग हैं। तो जब समान पोल्स थे तब आपने क्या देखा, वो जो चुंबकें थी वो पीछे की तरफ जा रही थी, वो एक दूसरे को आकर्षित नहीं कर रही थी, प्रतिकर्षित कर रही थी। लेकिन जब आपने 2 चुंबकों के इस पोल्स को, इन ध्रुव को अलग अलग करा यानी कि 2 सिरों को मिलाया, लेकिन वो 2 सिरे एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, तब आपने क्या देखा कि वो एक दूसरे को आकर्षित कर रही थी यानी कि अट्रैक्ट कर रही थी। तो हमें यहाँ से क्या देखने को मिला बच्चों, जब ध्रुव समान यानी कि पोल सेम होते हैं तो बेलन पर चुंबक दूसरे चुंबक के विपरीत दिशा में चला जाता है यानी कि उससे दूर। लेकिन जब ध्रुव अलग होने पर क्या होता है, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं यानी कि चुंबक की दिशा में
चलता है। तो यहाँ से हमें क्या निष्कर्ष मिला, दो चुंबकों के समान ध्रुव यानी कि लाइक पोल्स एक दूसरे को प्रतिकर्षित यानी कि रिपेल करते हैं, अथवा असमान ध्रुव यानी कि अलग ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित यानी कि अट्रैक्ट करते हैं। दो वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जाता है। लेकिन हमने यहाँ क्या देखा बच्चों, यहाँ हमने उन दोनों चुंबकों को स्पर्श नहीं कराया। बिल्कुल सही बात, हमने उन दोनों को आपस में स्पर्श नहीं कराया, एक दूसरे से दूर दूर रखा, तब भी हमें यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण देखने को मिला। इसी कारण बच्चों हम चुंबकीय बल को असंपर्क बल के प्रकार में पढ़ते हैं। तो मैं आशा करती हूँ आपको चुंबकीय बल जरूर समझ में आया होगा। आप ये जो क्रियाकलाप है एकदम घर पे करके देखिएगा, आपको बिल्कुल ही अच्छे से इसके परिणाम देखने को मिलेंगे। तो चुंबकीय बल बच्चों यानी कि मैग्नेटिक फोर्स है क्या, एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए अपना बल लगा सकता है। चुंबक द्वारा लगाए हुए बल को हम असंपर्क बल का उदाहरण मानते हैं। इसी प्रकार से चुंबक द्वारा अगर आप किसी भी लोहे के टुकड़े पर लगाएंगे तो आप उनमें क्या एक तरीके का आकर्षण देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों जो लोहा है वो चुंबक पर काफी आसानी से चिपक जाता है। तो ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय बल यानी कि मैग्नेटिक फोर्स। आइए बच्चों अब हम दूसरी क्रियाकलाप करेंगे स्थिरविद्युतीय बल को जानने के लिए। स्थिरविद्युतीय बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन इसे शुरू करने से पहले बच्चों मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तभी लग सकता है जब किन्हीं भी वस्तु पर किसी भी प्रकार का आवेश उत्पन्न हो, यानी कि चार्ज उत्पन्न हो। अगर चार्ज है तो वो एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकती हैं। तो अब हमें इसी तरीके से यहाँ पे हम निरीक्षण करने जा रहे हैं कि स्थिरविद्युतीय बल आखिर में किस प्रकार से काम करता है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या प्रयोग कर रहे हैं बच्चों, आप एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ ले लीजिए। जैसे आपने देखा प्लास्टिक का स्ट्रॉ लिया, इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। एक लंबा सा लिया, 2 बराबर भागों में आपने काट लिया। एक प्लास्टिक का स्ट्रॉ का जो एक सिरा है वो आपने क्या करा बच्चों, आपने उसे धागे की सहायता से एक टुकड़े को आपने मेज के किनारे से ऐसे बांध दिया। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को आपने हाथ में पकड़ लिया। देखिए यहाँ पे आपने हाथ में पकड़ रखा है। अब आपने क्या करा, और इसके स्वतंत्र सिरे को आपने क्या करा, इसके स्वतंत्र सिरे को क्या करा, एक कागज की शीट से रगड़ दिया। अब आपने उसके बाद क्या करा, स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को आपने क्या करा, लटके हुए स्ट्रॉ के सिरे के पास लेकर गए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको उन दोनों को एक दूसरे से स्पर्श नहीं कराना। तो आपको वहां पे कुछ देखने को मिलेगा। अब आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, देखिए आपने जब उस स्ट्रॉ को एक कागज की शीट से रगड़ा तो उससे क्या हुआ, उस स्ट्रॉ पे एक आवेश उत्पन्न हो गया, एक चार्ज आ गया, ठीक है। लेकिन जो दूसरा स्ट्रॉ है आपने उसको तो नहीं रगड़ा, जो कि मेज से लटका हुआ है, तो उस पे तो कोई भी आवेश नहीं है, तो या कोई दूसरा आवेश है ना। तो जैसे ही आप उस दूसरे स्ट्रॉ को उस लटके हुए स्ट्रॉ के पास लेके गए तो आपने क्या देखा कि वो एक दूसरे के पास या फिर दूर जाते हुए दिखे आपको, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर आप उस स्ट्रॉ को जो लटका हुआ है उसे भी आप कपड़े से रगड़ते तब आपको फिर से एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। वो क्या, तो यहाँ पे हमने क्या करा, स्वतंत्र सिरे की कागज की शीट से रगड़ा और अब दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को आप लेकर आए तो आपने क्या देखा कि स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के पास लाएंगे कागज से रगड़ा हुआ स्ट्रॉ दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है। लेकिन यदि आप उस लटके हुए स्ट्रॉ को भी कागज की शीट से रगड़ते तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर देंगे। यानी कि बच्चों हमें यहाँ से क्या पता चला, कागज की शीट से रगड़ जाने पर स्थिरविद्युतीय आवेश यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज उत्पन्न हो जाता है और ऐसा स्ट्रॉ क्या कहलाता है, आवेशित वस्तु का एक उदाहरण कहलाता है। तो बच्चों जब आपने एक स्ट्रॉ लिया जो कि आपका मेज से बंधा हुआ है, ठीक है, ये मेज से बंधा हुआ है और ये दूसरा स्ट्रॉ है, जब आपने इसे कपड़े से रगड़ा तो इस पे एक आवेश उत्पन्न हो गया। अब मान लीजिए वो आवेश जो हुआ वो पॉजिटिव था, ठीक है। जब आप इसे इसके पास लेकर गए तब क्या हुआ, इन दोनों ने एक दूसरे को अपनी ओर खींचा। लेकिन जब आपने इसको भी उस कागज की शीट से रगड़ा तो इस पे भी एक आवेश उत्पन्न हो गया, क्योंकि आपने समान
वस्तु से इसे रगड़ा था। ठीक है, अब ये क्या है, ये एक प्रकार के आवेश उत्पन्न हो गए, तो अब ये क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमें स्थिरवृत्तीय बल को देखने को मिला। तो स्थिरवृत्तीय बल क्या है बच्चों, एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा यानी कि या फिर अनावेशित या फिर अनचार्ज्ड बॉडी पर लगाया हुआ बल स्थिरवृत्तीय बल यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। वस्तुओं के संपर्क में हो न होने के कारण भी यह बल अपना कार्य करता है, इसलिए हम इसे असंपर्क यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी कहते हैं। तो बच्चों अभी तक हमने दो बल पढ़ लिए हैं, एक हमने पढ़ लिया है मैग्नेटिक फोर्स और एक हमने पढ़ लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। आइए अब जानते हैं गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो बच्चों देखिए, ऐसा होता है, हमने देखा है कि जब कभी भी हम कोई भी वस्तु आसमान की तरफ उछाले तो वो हमेशा धरती की तरफ ही आती है, नीचे की तरफ आके गिरती है। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि बच्चों धरती अपना एक बल लगाती है हर एक वस्तु पे, जिससे कि हर एक वस्तु क्या रह सके, एक स्टेबल रह सके, आसानी से रह सके। तो वो बल धरती हर एक वस्तु पे लगाती है अपनी तरफ खींचने के लिए, उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। जैसे कि पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फल धरती की ओर गिरते हैं। तो आपने ऐसा सोचा क्यों होता है, तो बच्चों वो इसी कारण होता है क्योंकि धरती अपना उनके ऊपर क्या लगा रही होती है, गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही होती है, जिसके कारण हर एक वस्तु पृथ्वी की तरफ ही आके गिरती है, क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। यह इस बल को गुरुत्व बल या केवल गुरुत्व भी कहते हैं। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। विश्व में सभी वस्तुएं चाहे वे छोटी हो या बड़ी हो एक दूसरे के ऊपर बल लगाती हैं, यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। और बच्चों देखिए यहाँ पे जो बल लग रहा है वो बिना संपर्क में आए हुए लग रहा है, इसलिए हम इसे गुरुत्वाकर्षण बल को असंपर्क बल के उसमें पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए अभी हमने बल और दाब के बारे में समझा था, अब हमने उसके प्रकार के बारे में समझा। तो हमने देखा बल दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा संपर्क बल, एक होता है हमारा असंपर्क बल। संपर्क बल जो वस्तुओं के संपर्क में आने से लगे यानी कि पेशीय बल, और हमने देखा था वहां पे बच्चों घर्षण बल। और असंपर्क बल जो दो वस्तुओं के बिना संपर्क में आए हुए भी लगे, तो वो तीन प्रकार के पढ़े हमने। चुंबकीय बल जो कि बच्चों अगर ध्रुव समान हो तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, प्रतिकर्षित रिपेल कर देते हैं, और अगर एक दूसरे के असमान हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिरवृत्तीय बल में भी हमने यही देखा बच्चों, अगर एक समान चार्ज है, एक समान का आवेश है, तो वो उनके बीच में कोई भी अट्रैक्शन नहीं होता है, और अगर असमान चार्ज है तो वहां पे अट्रैक्शन है। और गुरुत्वाकर्षण बल के तो इतने सारे उदाहरण है कि आप आसानी से समझ ही जाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको बल के प्रकार ही अभी तक समझ में आए होंगे। बहुत बढ़िया।